सुनो रे सुनो, तो क्लास में आने के बाद में चुप हो जाएगा करो तुम, है ना। स्टेलाइजेशन की बात करी थी कल अपन ने। हमने कहा था कि शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों, बजा लो पहले, तुम बजा लो। तुम ठीक है। डिफाइन किया था स्टेलाइजेशन को कि शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों को 100% सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और स्टेलाइजेशन की स्थिति को क्या कहते हैं, एसेप्सिस। यानी कि एसेप्सिस की स्थिति किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, स्टेलाइजेशन के द्वारा। उसके बाद में कहा मैंने कि स्टेलाइजेशन को 4 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कितने प्रकार की, ड्राई हीट। और ड्राई हीट किससे प्राप्त करेंगे, और दूसरा हॉट एयर ओवन के अंदर 160 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम के लिए, और 180। अनरेप्ड आइटम के लिए टेम्परेचर 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 190 डिग्री सेंटीग्रेड। रेप्ड आइटम के लिए और अनरेप्ड आइटम के लिए 6 मिनट। उसके बाद में पढ़ा अपन ने कि कांच के उपकरण, उसके अलावा स्वाब, और उसके अलावा किससे स्लाइस करेंगे। उसके बाद में टाइटेनियम वायर लूप को किससे स्लाइस करेंगे। दूसरे नंबर पे लिखा अपन ने मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंदर सबसे पहले टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 एलबी प्रेशर और 15 मिनट के लिए किसको स्लाइस करेंगे, सर्जिकल पैक को। सर्जिकल पैक के अंदर क्या क्या चीजें आती है इसकी बात अपन आगे कर लेंगे। फिर उसके बाद में आता है बॉइलिंग वाटर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर किसी चीज को 30 मिनट के लिए उबाल लोगे तो स्लाइजेशन मान लेंगे अपन। स्पोर्स को नष्ट करने के लिए 2% सोडियम कार्बोनेट और 0.1% NaOH का इस्तेमाल करते हैं। जो चीजें हीट के द्वारा और रेडिएशन से खराब हो सकती है उनके लिए फिर अपन काम में लेते हैं केमिकल। केमिकल के अंदर सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम्स का स्टेलाइजेशन किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप का किससे करते हैं, कैथेटर का किससे करते हैं, रबर के उपकरण। इसके अलावा केमिकल्स की अगर बात करते हैं तो 1% सेट्रिमाइड, 0.2% पैरासिटिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, फॉर्मेलिन और NaOH। 138% फॉर्मेलिन, 135 ml, 10 ग्राम NaOH 1 लीटर पानी के अंदर घोल के गमबूट्स को स्लाइस करने के लिए। फिर उसके बाद में रेडिएशन पड़ा। रेडिएशन के अंदर सबसे पहले लिखा यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें। किसको स्लाइस करेंगे, ऑपरेशन थिएटर को स्लाइस करने के लिए। और ये पराबैंगनी किरणें उत्पन्न किसके द्वारा की जाएगी, सनलाइट के द्वारा या HG वेपर लैम्प के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडिएशन का नाम अगर पूछ रहे हैं ऑपरेशन थिएटर को कि भाई कौन से रेडिएशन के द्वारा ऑपरेशन थिएटर को स्लाइस किया जाता है, तो यूवी रेज। और अगर सोर्स का नाम पूछ रहे हो तो HG वेपर लैम्प। ठीक है ना, सूर्य की रोशनी इतनी इंटेंसिटी आती नहीं कि स्लाइस हो सके। उसके बाद में अपन ने गामा रेज पढ़ा, किसको स्लाइस करते हैं, स्केल्पल ब्लेड को। स्केल्पल ब्लेड के लिए टेम्परेचर का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसकी शार्पनेस खराब हो जाएगी। उसके बाद में पॉलीथाइलिन कैथेटर और पॉलीथीन प्लास्टिक कैथेटर लिखे थे अपन ने किसके अंदर, अल्फा और बीटा रेज के अंदर। कोई नहीं पूछता। लिक्विड को स्लाइस करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, 2 प्रकार के फिल्टर लिखे थे, शिट्स फिल्टर और बर्कफील्ड फिल्टर। और किसके बने होते हैं, अनग्लेज्ड पोर्सलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अनग्लेज्ड पोर्सलिन के बने होते हैं। ग्लास और मेम्ब्रेन फिल्टर की श्रेणी के अंतर्गत ये आती है। तो फिल्ट्रेशन के अंदर बेसिकली जो अणुओं का आकार होता है, बैक्टीरिया वायरस का आकार होता है, वो 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁹ याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। सिर्फ बैक्टीरिया वायरस के आकार से छोटे इसके छिद्र होते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस ऊपर आ जाते हैं और बाकी सारी चीजें नीचे आ जाती है। क्लियर थी यहां तक। उसके बाद में हेडिंग डाली थी अपन ने सेप्सिस और एसेप्सिस। संक्रमण का उपस्थित होना क्या कहलाता है, और संक्रमण का अनुपस्थित होना। क्लियर। उसके बाद में कुछ वर्ड्स लिख रहे थे हम। टेस्ट ट्यूब किसकी बनी होती है, कब से हो गई प्लास्टिक की, क्या वो वाली प्लास्टिक वाली इथाइलिन ऑक्साइड से होकर आती, वो टेस्ट ट्यूब नहीं है, सैंपल कलेक्शन ट्यूब है। वर्ड लिखे थे अपन ने एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर।
चारों वर्ड आपने पहले से सुने हुए हैं और रूटीनली आप काम में भी लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एंटीसेप्टिक की, एंटीसेप्टिक लोशन आते हैं, बेटाडीन, पोविडीन, आयोडीन, जो आप सर्वाधिक काम में लेते हो। कहीं कोई गिर जाते हो तो फिर मरब्रोमिन क्लोराइड की रेड रेड आती है वो दवाई, वो लगा लेते हो आप। इसके अलावा डिटोल, सेवलोन का नाम भी आपने सुना है, एज ए एंटीसेप्टिक काम करती है। बोरोलिन, बोरोप्लस, ये भी एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। अच्छा, ये सारी चीजें जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, ये आपको पता है कि दीवार के ऊपर लगाने का काम आती है। किसके ऊपर लगाते हैं? खुद के ऊपर। तो एंटीसेप्टिक बेसिकली वो पदार्थ है जो जीवित ऊतकों के ऊपर से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। ऐसे पदार्थों क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक की अगर बात करते हैं तो एंटीबायोटिक वो पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। पहली शर्त, एंटीबायोटिक अगर बोल रहे हो तो उसकी शर्त पहली क्या है कि किसी न किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त होनी चाहिए। बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एंटीबायोटिक की खोज जो सबसे पहले हुई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। बैक्टीरिया का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, बैक्टीरिया उससे प्राप्त हुई। वो पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया खुद की सुरक्षा के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल करता था। ठीक है, हमने उसको इकट्ठा किया और दूसरे बैक्टीरिया को मारने के काम में ले लिया। तो एंटीबायोटिक वर्ड अगर काम में ले रहे हो, इसका मतलब है वो किसी न किसी बैक्टीरिया को मारेगा ही मारेगा। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक दो प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरिया को मारती है, स्टेटिक जो उनकी संख्या की या वृद्धि को रोकती है। ठीक है, आगे फार्मा के अंदर पढ़ लोगे आप। तो एंटीबायोटिक बेसिकली वो पदार्थ होंगे जो किसी सूक्ष्म जीव, स्पेशली बात करते हैं बैक्टीरिया से प्राप्त होंगे और दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेंगे। और ये एंटीबायोटिक आपको खानी है, शरीर के अंदर लेनी है इसको, तब जाकर ये एंटीबायोटिक काम करेगी। एंटीसेप्टिक को पी सकते हो क्या? मन कर गया भाई नहीं बोरोलिन को अपन खा ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन एंटीबायोटिक्स की जो टेबलेट आती है वो आप खाते हो, यानी शरीर के अंदर जाकर ये काम करेगी। और शरीर भी जीवित होना चाहिए, मृत के ऊपर ये काम नहीं करेगी। डिसइंफेक्टेंट की अगर बात करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो करते हैं आप फिनाइल का। किसका? फिनाइल का। आपको पता है कि जैसे आप गंदे हो जाते हो, बाल्टी के अंदर पानी भरते हो, एक ढक्कन फिनाइल डालते हो और खुद को पोंछ लेते हो? नहीं सर, बाल्टी के अंदर पानी डालते हो, एक ढक्कन फिनाइल डालते हो और फिर फर्श के ऊपर पोछा लगाते हो, जिससे फर्श के जीवाणु विषाणु मर जाए। तो बेसिकली अगर बात करते हैं एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक, ये दोनों के दोनों जीवित ऊतकों के ऊपर काम करती है, जबकि ये निर्जीव सतह के ऊपर काम करेगी। ठीक है। सैनिटाइजर की अगर बात करते हैं तो सैनिटाइजर वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी सतह से 99.99% सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। सैनिटाइजर जीवित और निर्जीव दोनों चीजों के ऊपर काम करेंगे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आपने आपके हाथ भी, ठीक है, लेकिन साथ के साथ हमने टेबल के ऊपर भी सैनिटाइजर डाल के उसको साफ किया, गेट के जो हैंडल है उनको भी साफ किया था। यानी कि सजीव सतह के ऊपर भी काम करेंगे और निर्जीव सतह के ऊपर काम करेंगे। मारने का जो परसेंटेज रहेगा वो 99.99% रहेगा। और अगर बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की, इसके अंदर कितने आएंगे? 100%। अगर सैनिटाइजेशन के द्वारा, सैनिटाइजर के द्वारा 100% मर जाते तो हमारे को हॉट एयर ओवन बाकी किसी की आवश्यकता नहीं थी। सर्जिकल पैक को डालते अल्कोहल के अंदर और स्लाइज होकर वो आ जाता। 0.01% का जो मार्जिन हमने यहाँ पे रखा है, इस 0.01% के मार्जिन के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, वो संक्रमण का काम कर सकते हैं। और सैनिटाइजर बनाने वालों को पता है कि अपन 100% मार नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने 99.99% रखा। डिसइंफेक्टेंट जो आते हैं, यानी कि फिनाइल वगैरह जो आते हैं, लाइजोल वगैरह जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। डिटोल नहीं है डिसइंफेक्टेंट, ध्यान रखना, एंटीसेप्टिक है ना। तो वहां पर भी वो कहते हैं कि 99% ही मारेंगे, 100% नहीं मारेंगे। क्लियर है? एंटीसेप्टिक वो पदार्थ होंगे जो जीवित ऊतकों पर से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करेंगे। एंटीबायोटिक वो पदार्थ होंगे जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होंगे और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारेंगे। अगर बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की, जो निर्जीव सतह के ऊपर काम करेंगे। सजीव और निर्जीव दोनों सतह पर से 99.99% सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाले को सैनिटाइजर, और 100% अगर मार रहे हो तो दिक्कत यहां तक। लिखो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक लिखो इसके अंदर। वे पदार्थ, वे पदार्थ जो सजीव सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। वे पदार्थ जो सजीव सतह या जीवित ऊतक,
सजीव सतह या जीवित उत्तक से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। क्या कहलाएंगे? एंटीसेप्टिक। एग्जाम्पल की अगर बात करें, डिटोल, सेवलोन, पोविडीन आयोडीन, डिटोल, सेवलोन, पोविडीन आयोडीन। इन सबको सिर्फ सरफेस के ऊपर लगाना है और कुछ नहीं करना। घाव हो गया, लगा के छोड़ दिया बस आपने। खाने की कोशिश नहीं करोगे, ध्यान रखना। दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट लिखो एंटीबायोटिक। वे पदार्थ जो मुख्यतया जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं तथा शरीर में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। खोज की अगर बात करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। शर्ट में अच्छे लगते हैं यार, वाकई पहना करो। 3-4 बस इतने में तो चल जाएगा। हफ्ते के अंदर चेंज हो जानी चाहिए, बस इतनी होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तो बढ़िया, चलो। लिख लिया? प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके अलावा एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गई, सेफ्ट्राक्सोन हो गई, मार्बोफ्लोक्सासिन हो गई, लीवोफ्लोक्सासिन हो गई, जेंटामाइसिन हो गई। क्या सर? मान सकते हो सर। ठीक है। एंटीबायोटिक के बाद में एक वर्ड लिखोगे, एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल। एंटीबायोटिक के बाद में लिखोगे एंटी माइक्रोबियल। ठीक है। एंटीबायोटिक के लिए स्पेसिफाई किया है कि प्राप्त किससे होनी चाहिए? जीवाणु से। पेनिसिलिन की अगर बात करते हैं तो जीवाणु का नाम है पेनिसिलिनम नोटेटम। ठीक है। लेकिन अब जीवाणु को मारने के लिए अपन हर बार एंटीबायोटिक पे थोड़ी डिपेंड रह सकते हैं। हर बार जीवाणु को थोड़ी वेट करेंगे कि भैया तू आ हमारे को एंटीबायोटिक दे तब जाके हम जिंदा रहेंगे। आपको तो लड़ना है बीमारियों से, खत्म करना उनको। इसके लिए आपने कुछ ऐसे पदार्थ लैब के अंदर कृत्रिम रूप से तैयार किए हैं जो सेम एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं।
ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल। यानी कि एंटीबायोटिक की उत्पत्ति होगी जीवाणुओं से और एंटी माइक्रोबियल की उत्पत्ति होगी किससे? लैब के अंदर कृत्रिम रूप से। ठीक है ना? सल्फाडिमिडीन का नाम सुना? सल्फाडिमिडीन एंटीबायोटिक नहीं है, जबकि एंटीबायोटिक के रूप में काम में ले रहे हैं। वो क्या है? एंटी माइक्रोबियल। क्यों? क्योंकि सल्फाडिमिडीन को हमने लैब के अंदर बनाया है और फिर ये काम में कैसे कर रही है? एंटीबायोटिक की तरह काम कर रही है। क्लियर है? दोनों में फर्क समझ में आया? लिखो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल के अंदर, एंटी माइक्रोबियल वे पदार्थ जिन्हें कृत्रिम रूप से लैब में बनाया जाता है तथा वे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे सल्फाडिमिडीन, एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे सल्फाडिमिडीन, सल्फाडिमिडीन। सर ZnSO4 KMnO4 नहीं है क्या एंटीसेप्टिक में? जो आप जानते हो यार एंटीसेप्टिक के बारे में 100 एग्जाम्पल लिखाऊंगा क्या? आपको पता ही है। लाल दवा भी काम में ले सकते हो, कॉपर, इवन कॉपर सल्फेट तक आप एंटीसेप्टिक के रूप में काम कर सकते हो लो कंसंट्रेशन के अंदर। फूट रोट बीमारी होती है भेड़ों के अंदर जब वो चलती है बारिश के अंदर, बारिश के अंदर खुर कमजोर हो जाते हैं, उस केस के अंदर कॉपर सल्फेट के विलियन के अंदर खुरों को डुबाया जाता है, एज ए एंटीसेप्टिक काम करेगी। पीपी सोल्यूशन है आपका, वो सबसे अच्छा काम करता है हमारा। एफएमडी के अंदर मुंह के छालों को धोने के लिए, खुरों को धोने के लिए काम में लेंगे अपन। अब कहने के अंदर तो 1% फिनाइल को भी काम में ले ही लेते हैं अपन, है ना? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको एंटीसेप्टिक मान लोगे आप। लिख लिया? सल्फाडिमिडीन आप पढ़ोगे जब पढ़ेंगे मेडिसिन, आप मेडिसिन के अंदर बीमारी आएगी गलगोटू हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाएगी आपसे, कौन सी है? लिखो इसके नीचे, एचएस में ड्रग ऑफ चॉइस सल्फाडिमिडीन। एचएस का मतलब हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया। एचएस में ड्रग ऑफ चॉइस, एचएस में ड्रग ऑफ चॉइस, गलगोटू में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? सल्फाडिमिडीन। क्लियर है? आ जाओ डिसइंफेक्टेंट के ऊपर। डिसइंफेक्टेंट किसके ऊपर काम करेंगे? निर्जीव सतह पर। सर ये सारे काम करोगे आप, ये सारे के सारे आपको फार्मा के अंदर पढ़ने? मेरे को तो सिर्फ डिफाइन तक ही काम में लेना है सर। वहां पर वो सारे बताएंगे डिटेल के अंदर आपको कैसे काम करती है, ये तक बताएंगे आपको। सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करती है या पॉलीमरेज एंजाइम को नष्ट करती है, वो सारे डिटेल के अंदर पढ़ोगे आप। अभी तो सिर्फ आपको डिफाइन पता होनी चाहिए कि एंटीसेप्टिक होती क्या है, एंटीबायोटिक होती क्या है, डिसइंफेक्टेंट होते क्या है, सैनिटाइजर क्या होते हैं, बस इतना। हेडिंग डालोगे डिसइंफेक्टेंट, लिखो वे पदार्थ जो निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। वे पदार्थ जो निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। फिनाइल, लाइजोल, वे पदार्थ जो निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं? डिसइंफेक्टेंट। एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे फिनाइल, फिनाइल, लाइजोल, अंडरलाइन करोगे फिनाइल को, यही पूछा जाएगा आपसे। किसके रूप में काम करता है? डिसइंफेक्टेंट के रूप में। ठीक है, फिनाइल के लिए लिख रहे हैं अपन की निर्जीव सतह के ऊपर काम करते हैं। फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है और आप पहुंच जाते हो सब सेंटर के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर। फिर एक ओनर आता है आपको कि साहब कीड़ों का तेल दे दो। किसका तेल दे दो? कीड़ों का तेल। जैसे ही वो कीड़ों का तेल मांगता है, आप अंदर से फिनाइल की पीपी लेके आते हो और उसकी बोतल के अंदर थोड़ी सी फिनाइल डाल के दे देते हो। ठीक है ना? ऐसा ही होता है। कीड़ों के तेल के रूप में फिनाइल का उपयोग करना क्या सही है? यस सर। यस सर या नो सर? वाई? क्यों? क्योंकि किसके ऊपर काम करने के लिए?
ठीक है, वो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने फिनाइल दे दे के कीड़े मारे थे, तो ओनर को आदत पड़ गई है कि वही फिनाइल से कीड़े मारेंगे हम। तो कीड़ों का तेल मांग रहा है तो उसको फिनाइल दे देना। मैगट मर भी जाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे को मर गए तो कोई बात नहीं, मारना ही था उनको अंत पंत, ठीक है ना। फिनाइल के द्वारा मैगट्स तो मर जाएंगे, लेकिन टिश्यू के अंदर जो रिकवरी होती है वो रिकवरी काफी स्लो होगी फिर, है ना। हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे वुंड के अंदर से कि सबसे लेट भरने वाला घाव कौन सा होता है और सबसे जल्दी भरने वाला घाव कौन सा होता है। सबसे लेट भरने वाले घाव की अगर बात करते हैं तो वो होता है अल्सर, छाला। और सबसे जल्दी भरने वाला घाव होता है मैगट वुंड। कौन सा होता है? मैगट वुंड। मैगट वुंड के जल्दी भरने का कारण ये रहता है क्योंकि उसके अंदर मैगट्स पाए गए, और मैगट हमेशा डेड टिश्यू को खाते हैं। किसको? डेड टिश्यू। अब जो टिश्यू डेड हो गया वो आपके तो किसी काम का है नहीं, मैगट उसको खा गए तो इन्फेक्शन को खा गए, इन्फेक्शन को खा गए तो रिकवरी जल्दी होगी। लेकिन वो रिकवरी होगी कब? जब मैगट मरेंगे। और मैगट को मारने के लिए अगर आप फिनाइल का उपयोग कर रहे हो तो मैगट तो मर जाएंगे लेकिन टिश्यू की रिकवरी बहुत लेट होगी। उस केस के अंदर आप मैगट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करो टारपीन का तेल। किसका इस्तेमाल करोगे? ठीक है, रिकवरी जल्दी होगी, साथ ही साथ टारपीन के तेल से मैगट बाहर भी निकल जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिनाइल को बनाया हमने सिर्फ निर्जीव सतह के ऊपर है, आप काम में ले रहे हो, ओनर काम में ले रहा है, वो उससे हमारे को दिक्कत नहीं है। मांगे फिर भी वो टारपीन के तेल के ऊपर मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं साहब कीड़ा को तेल ही दो, तो कीड़ों का ही देना। फिर क्या दोगे? फिनाइल। नेक्स्ट लिखो सैनिटाइजर। नेक्स्ट लिखोगे सैनिटाइजर। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर लिखो। वे पदार्थ जो सजीव तथा निर्जीव दोनों सतह से, वे पदार्थ जो सजीव तथा निर्जीव दोनों सतह से, वे पदार्थ जो सजीव तथा निर्जीव दोनों सतह से, वे पदार्थ जो सजीव तथा निर्जीव दोनों सतह से 99.99%, 99.99% सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। वे पदार्थ जो सजीव तथा निर्जीव दोनों सतह से 99.99% सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। 99.99% सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं? सैनिटाइजर कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, 70 से 75% एथेनॉल को हम किसके रूप में काम में लेते हैं? सैनिटाइजर के रूप में। अगर थोड़ा सा ढंग की क्वालिटी का अगर आपने लिया होगा, कंपनी का लिया होगा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि खुशबू आती है, खुशबू अलग से मिलाई जाती है उसके अंदर। आपने देखा होगा वो थोड़ा सा चिकना चिकना सा आता है ना, पानी की तरह ना होकर। उसका कारण ये रहता है क्योंकि अगर 70 से 75% एल्कोहल आप हाथों के ऊपर काम में लेते हो तो हाथों के अंदर ड्राइनेस आती है। उस केस के अंदर वो ग्लिसरीन ऐड कर देते हैं जिससे नमी बनी रहती है, चिकनाहट बनी रहती है उसके लिए। बाकी ओरिजिनल काम तो कौन करता है? एथेनॉल ही काम करेगा। क्लियर? दिक्कत यहां तक? स्लाइजेशन के बारे में अपन पहले, दिक्कत है किसी को यहां तक? क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा तरीका, या तो डिफाइन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन सा क्या है निम्न में से वे पदार्थ जो जीवित सतह या सजीव सतह के ऊपर से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, जो शरीर के अंदर जाकर नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक। वे पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं लेकिन कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल। जो निर्जीव सतह के ऊपर काम करते हैं और जो सजीव और निर्जीव दोनों सतह पे काम करते हैं। दिक्कत? पहला क्वेश्चन इंस्टॉलेशन का है एग्जाम के अंदर। दूसरा क्वेश्चन घाव। बिना बोले लिखना होता है, हर बार समझाना पड़ता है। वुंड या घाव, क्या हो गया? वुंड या घाव, आपके हिसाब से क्या होता है घाव?
हाँ भाई, ललिता बोलेगी अब। कोमल टिश्यू का भंग हो जाना, कैसे भंग हो जाएगा? निरंतरता भंग हो जाएगी। त्वचा की निरंतरता। बोल तो बोल, इधर देख। हाँ बोल। बोल ले तो क्या हो गया? नहीं बोलेगी? चलो पीछे वाले सर बोलेंगे। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इज नोन एज वुंड। और कोई बोलना चाहेगा? और कुछ बोलना चाहेगा? ठीक है, आपके वर्ड सॉफ्ट गलत है। शरीर के किसी भी उत्तक की निरंतरता अगर टूट गई है तो उसको ऊपर क्या बोलेंगे? वुंड। कोई सा भी उत्तक हो। बोन भी अपने आप के अंदर उत्तक है, स्केलेटल टिश्यू के अंदर पड़ा है अपन ने। अगर बोन की निरंतरता टूट गई तो भी उसे क्या बोलेंगे? घाव बोलेंगे। स्पेसिफाई करेंगे फ्रैक्चर। ठीक है ना? तो आप त्वचा वर्ड काम में नहीं लोगे, पहली बात। कोई सॉफ्ट टिश्यू का नाम नहीं लोगे, कोमल उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना। आप सिर्फ ये कहोगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू इज नोन एज वोंड। शरीर के किसी भी भाग के साधारण उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना ही क्या कहलाएगा? डिफाइन लिखो सबसे पहले। शरीर के किसी भी भाग के उत्तकों की साधारण निरंतरता का टूट जाना। लिखो, शरीर के किसी भी भाग के उत्तकों की साधारण निरंतरता का टूट जाना। अंग्रेजी के अंदर भी लिखोगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू, घाव कहलाता है। उत्तक कोई सा भी हो, अगर वो टूट गया तो उसे अपन क्या बोल देंगे? घाव। मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करते हैं, मसल फाइबर अगर टूट गए हैं तो भी उसे क्या बोलेंगे? घाव। स्प्रेन स्ट्रेन पढ़ेंगे अपन आगे चल के, घाव की श्रेणी के अंतर्गत ही आएंगे। दिक्कत यहां तक? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से कि घाव तो है मान लिया, कठोर उत्तक, हार्ड टिश्यू। हार्ड टिश्यू की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है? बोन और कार्टिलेज की निरंतरता का टूट जाना। क्या कहलाएगा? फ्रैक्चर। यानी कि फ्रैक्चर भी एक प्रकार का वुंड है, घाव है। लिखो नेक्स्ट लाइन। कठोर उत्तक हार्ड टिश्यू की निरंतरता का टूट जाना। क्या कहलाएगा? ध्यान रखना, फ्रैक्चर कार्टिलेज के अंदर भी होता है और बोन के अंदर भी होता है ना? दोनों के अंदर होगा। आप अस्थि मान के अस्थि करके आ जाओ। पूछा जाएगा फ्रैक्चर या घाव, फ्रैक्चर किसके अंदर होता है? अस्थि उपास्थि दोनों या दोनों में से कोई नहीं? दोनों के अंदर। हेडिंग डालोगे घाव का वर्गीकरण। घाव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। घाव का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। लिख लिया?
क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो घाव तीन प्रकार के होते हैं। क्लीन वुंड, कंटामिनेटेड वुंड, और तीसरे नंबर पे आते हैं इन्फेक्टेड वुंड। फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के, ओपन वुंड और क्लोज वुंड। ओपन को बोलेंगे खुला घाव और क्लोज को बोलेंगे बंद घाव। क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम बात करते हैं इन्फेक्शन या संक्रमण की। किसकी बात करेंगे? इन्फेक्शन या संक्रमण की। आपको लिखने का टाइम देता हूं मैं, पता है ना आपको? वेरी गुड, ध्यान रखो इधर। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब पर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। कोई भी अगर घाव हुआ है, जैसे मान लो आपको कोई चोट लग गई, मान लो वो हीरोइन को चोट लगी थी, गोली से लगी थी, ठीक है, फिर उसने चाकू का इस्तेमाल किया, चाकू के ऊपर बैक्टीरिया थे, जैसे ही चाकू का इस्तेमाल किया बैक्टीरिया उस घाव के अंदर प्रवेश कर लिया, मान लो उसने स्लाइशन नहीं किया होता तो, ठीक है, क्या बैक्टीरिया जाते ही उसके अंदर इन्फेक्शन कर देते क्या? बैक्टीरिया को एक टाइम चाहिए होता है, जब उस टाइम के अंदर वो पहले ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद में अपनी इतनी संख्या प्रोड्यूस कर लेगा कि अब मेरे को इम्यून सिस्टम का कोई डर नहीं है, और उसके बाद में वो टॉक्सिन्स का श्रावण करना शुरू करेगा। उसको कुछ टाइम चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। इस आधार पर हमने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन किया। क्लीन वुंड वो घाव होंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होगा, इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए उसको नाम क्या दिया? क्लीन वुंड। कंटामिनेटेड वुंड की अगर बात करते हैं तो कोई भी घाव जो 6 से 8 घंटे तक अगर रह गया है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? कंटामिनेटेड वुंड की श्रेणी में अंदर आ जाएगा। और अगर घाव 6 से 8 घंटे से ज्यादा पुराना अगर हो गया है तो वो इन्फेक्टेड की श्रेणी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। आप रास्ते से जा रहे थे, फिर खंबा आ गया, खंबे के नीचे कोई निकली हुई थी, कोई तार वार लगे होंगे, आपके पैर के अंदर लग गया वो तार, खून आ गए, कौन सा घाव बन जाएगा? कौन सा बनेगा? कंटामिनेटेड वुंड। क्यों? क्योंकि जो खंबे का तार है उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, और जैसे ही आपके घाव हुआ वो घाव के अंदर प्रवेश कर गए, कौन सा हो गया? कंटामिनेटेड वुंड। 6 से 8 घंटे तक वो कंटामिनेटेड की कैटेगरी के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो प्रवेश किया है उसको संख्या में वृद्धि करने के लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम कितने का मान के चलेंगे? 6 से 8 घंटे। या तो 6 से 8 घंटे के अंदर आप उस घाव को दिखा लो, पहला ऑप्शन। मान लो आपके पास में टाइम नहीं है, आपने नहीं दिखाया, उस केस के अंदर फिर वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इन्फेक्टेड की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस घाव के अंदर प्रवेश किए हैं वो बैक्टीरिया वायरस घाव में प्रवेश करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन्फेक्टेड होने के लिए वो टॉक्सिन्स का निर्माण करना शुरू कर देंगे। ज्यादा अच्छा कौन सा इनके अंदर से, कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड? कंटामिनेटेड का ट्रीटमेंट आसान है आपके लिए और इन्फेक्टेड का ट्रीटमेंट मुश्किल है। कैसे कैसे होगा इसकी बात करेंगे जस्ट अपन आगे की तरफ। ओपन वुंड, क्लोज वुंड, ये बेसिकली घाव को देखने के हिसाब से उत्तकों को नुकसान अगर हुआ है और अगर आपको वो दिखाई दे रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ओपन वुंड, है ना। रास्ते से जा रहे थे, पोहे खा रहे थे, दोस्त को बुलाया ही नहीं आपने, दोस्त चाकू लेकर आया और पोहे खाने की वजह से आपको चाकू मार दिया, ठीक है। चाकू मारा जहां पर, वहां पर घाव हुआ, खून निकल रहा है वो दिखा रहा है, जो जो टिश्यू डैमेज हुआ वो दिखाई दे रहा है, कौन सा घाव कहलाएगा? ओपन वुंड। रास्ते से जा रहे थे, वही पोहे खा रहे थे, लेकिन इस बार दोस्त तो था नहीं, फटाफट खाने की जल्दी थी तो सारा ध्यान पोहे खाने के ऊपर था, सामने खंबा आ गया, सिर भिड़ गया, सिर भिड़ने के बाद में थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ी देर बाद में मोटा मोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। स्किन के ऊपर किसी प्रकार का कोई डैमेज दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन आपको पता है कि अंदर कुछ तो हो गया, इसी वजह से यहाँ पर मोटा मोटा हो गया, कौन सा वुंड? क्लोज वुंड। तो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से घाव कितने प्रकार के होंगे? ओपन और संक्रमण के आधार पर सबसे पहले किसको दिक्कत है यहां तक?
सर हिंदी लिखो इनकी। क्लीन को अपन साफ बोल सकते हैं क्या? इन्फेक्टेड को संक्रमित, और कंटामिनेटेड को क्या बोलेंगे? दूषित। आपके कहने पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान रख लेना। इतनी हिंदी नहीं आती सर्जरी के अंदर। लिख दो। ध्यान रखना है, हिंदी मैंने लिखी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अपनी तरफ से क्लीन, कंटामिनेटेड और इन्फेक्टेड। लिख लिया? फर्स्ट नंबर पे लिखोगे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। ए नंबर लिखोगे। ए नंबर डालोगे और लिखोगे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। पहले क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और फिर ए नंबर लिखोगे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। संक्रमण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक लिखेगा नहीं कोई भी, सुनते जाओ। सबसे पहला लिखा अपन ने क्लीन वुंड। सेकंड नंबर पे लिखा कंटामिनेटेड। और तीसरे नंबर पे लिखा इन्फेक्टेड, है ना? दूषित, संक्रामक तुम कर लेना अपने हिसाब से, अपन यहां पर ही चल रहे हैं, ठीक है? क्लीन वुंड की अगर बात करते हैं तो इसको 0 आवर वुंड बोलते हैं। कौन सा वुंड? इसको सर्जिकल वुंड भी बोलते हैं, और इसको इंसिजन वुंड भी बोलते हैं। सबसे पहला नाम क्या है? 0 आवर वुंड।
आवर का मतलब घंटा, 0 आवर, 0 आवर मतलब पहले घंटे के अंदर, 0 से लेकर 1 घंटे के अंदर। आपसे पूछा जाता है क्लीन वुंड के अंदर समय कितना रहता है, वो रहता है 1 घंटे से कम। कितना रहेगा, ठीक है। दूसरा नाम लिखा है सर्जिकल वुंड। सर्जिकल वुंड का मतलब है कि वो घाव जो सर्जरी के दौरान बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि घाव बनाना आपके हाथ के अंदर है, ठीक है। तो जैसे ही आप घाव बनाओगे उसी टाइम पर कौन सा घाव बन जाएगा, क्लीन वुंड बनेगा। अब सर्जरी अगर आप कर रहे हो तो सर्जरी के दौरान आपको पता ही है, कल 3 समस्याएं बताई थी, पेन, हिमरेज और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को कंट्रोल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि पूरी सर्जरी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। किसी भी जगह पर अगर आपको सर्जरी करनी है, मान लो मेरे को रूमेनोटॉमी करनी है, रूमन को ओपन करना है, तो पहले स्किन के अंदर इंसिजन लगाना पड़ेगा, उसके बाद में रूमन के ऊपर इंसिजन लगाना पड़ेगा। स्किन के ऊपर इंसिजन लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्किन के ऊपर बाल है, सबसे पहले बालों को मैं कैंची से काटूंगा। क्या करूंगा, कैंची से काटूंगा। इसको बोलेंगे क्लिपिंग। क्या बोलेंगे, क्या कैंची से सारे के सारे बाल कट जाएंगे, छोटे हो जाएंगे बाल। उस केस के अंदर फिर मैं करूंगा शेविंग। क्या करूंगा, शेविंग। सारे बाल कट गए। उसके बाद के अंदर जो एरिया है, जिस एरिया के अंदर मेरे को इंसिजन लगाना है, वहां पर मैं साबुन से 3-4 बार रगड़ रगड़ के धोऊंगा। इसको बोलेंगे स्क्रबिंग। क्या बोलेंगे, स्क्रबिंग के बाद के अंदर जो भी धूल मिट्टी गंदगी होगी वो सारी की सारी हट जाएगी। और उसके बाद में वहां पे लगाऊंगा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्या लगाऊंगा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाऊंगा। इसका मतलब है कि उस जगह पर कोई सी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। घाव तैयार हो गया। अब मेरे को कंट्रोल करना है पेन को। अब मैं लगाऊंगा एनेस्थीसिया। या तो मैं जनरल काम में लूंगा, या फिर मैं रीजनल काम में लूंगा, या मैं लोकल काम में लूंगा, कोई सा भी ले सकता हूँ, मेरी इच्छा है, ठीक है। मैंने लोकल लगा दिया साहब यहाँ पर, या रीजनल लगा दिया, कोई सा भी लगा दिया। अब उसके बाद में लगाऊंगा इंसिजन। तो इंसिजन मैं लगा रहा हूं, जैसे ही मैंने इंसिजन लगाया ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। अगर कोई मेजर ब्लड वेसल नहीं कटी है तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिक रुक जाएगी, और कोई बड़ी ब्लड वेसल कट गई तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। उस केस के अंदर मैं करूंगा लाइगेशन। क्या करूंगा, लाइगेशन। रक्त स्त्राव को रोकना कहलाता है हीमोस्टेसिस। क्या कहलाता है, हीमोस्टेसिस। दो तरीके हैं मेरे पास में, या तो मैं आर्टरी फोर्सेप लगा दूं, या फिर मैं उसको कैटगट से बांध ही दूं, परमानेंट सोल्यूशन ही कर दूं मैं उसका। बाद में देख लेंगे कैसे करते हैं। सारा काम कर लिया मैंने, ऑपरेशन ऑपरेशन कर लिया। ऑपरेशन करने के बाद में वापस ऊपर टाके लगाऊंगा, और टाके लगाने के बाद में वापस ऊपर से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा दूंगा। ये सारा का सारा काम मैंने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर किया है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर किया है। ऑपरेशन थिएटर को मैंने पहले यूवी रे से स्लाइस कर लिया था, और जो उपकरण मैंने काम में ले रहे थे वो सारे के सारे मैंने ऑटोक्लेव से स्लाइस कर लेते। खुद की अगर मैं बात करूं तो कैप लगा रखी है, मास्क लगा रखा है, हाथों में ग्लव्स पहन रखा है। जानवर के ऊपर मैंने ड्रेप और डाल रखा है, हरा रंग का कपड़ा डालते हैं ना ऑपरेशन करने के टाइम पे। अपने जानवरों के अंदर तो नहीं देखा होगा, लेकिन आपने इंसानों के अंदर देखा होगा। वो खिड़की वाला कपड़ा, जहां पर इंसिजन लगाता है सिर्फ वहीं पर खिड़की रहती है, बाकी ढका रहता है कि कंसंट्रेट उसके ऊपर कर सके। ये सारा का सारा काम मैंने किया है इस कंडीशन के अंदर कि जहां पर मेरे पास में किसी प्रकार के संक्रमण के कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लीन वुंड के अंदर संक्रमण अनुपस्थित होता है। क्या रहता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्लीन, कंटामिनेटेड और इन्फेक्टेड, और पूछा जाएगा निम्न में से कौन से घाव के अंदर संक्रमण अनुपस्थित होता है। किसके अंदर, क्लीन वुड। क्यों है, क्यों, क्योंकि आपने बनाया ये घाव और आपको पता है कि संक्रमण के कारण पूरी पूरी सर्जरी खराब हो सकती है। तो जितनी भी एसेप्टिक प्रोसीजर है वो फॉलो करनी होती है, वो आपने फॉलो करी है। लेकिन क्या फील्ड के अंदर पॉसिबल है, फील्ड के अंदर अपन ओपन एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। खुद को सारा स्लाइस करना था, उपकरण स्लाइस काम में लिए अपन ने, जो साइट थी जहां पर इंसिजन लगा था वो सारा सब कुछ तैयार किया, लेकिन हवा के अंदर तो बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है। वो अपने बस के अंदर है नहीं, तो उसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अपन उसको भी क्या मान के चलेंगे, क्लीन वुंड ही मान के चलेंगे। तो 0 आवर वुंड तो इसलिए कहा क्योंकि आपने बनाया है, जस्ट आपने इंसिजन लगाया उसी टाइम पे बन गया, इसलिए 0 आवर वुंड। समय कितना माना गया, 1 घंटे से कम। सर्जरी के दौरान बनाया इसलिए इसको क्या कहा, सर्जिकल वुंड। इंसिजन वुंड वो होते हैं जहां पर घाव के किनारे बिल्कुल एक समान होते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इंसिजन वुंड पढ़ेंगे अपन, और वहां पर लिखेंगे किसी तेज धारदार उपकरण की सहायता से बनाए जाते हैं और घाव के किनारे बिल्कुल एक समान होते हैं। आपने घाव बनाने के लिए चाकू से बनाया था घाव, यहाँ पर चाकू से बनाया था क्या, नहीं। आपने स्केल्पल ब्लेड का इस्तेमाल किया जो अपने आप के अंदर बहुत तेज है, और उस तेज के कारण घाव के किनारे बिल्कुल एक समान।
अगर आपने टेढ़े मेढ़े भी काटा है तो घाव के किनारे बिल्कुल टेढ़े मेढ़े ही कटेंगे उसके अंदर। लेकिन अगर कभी मोटे औजार काम में ले लो, चाकू काम में ले लो, तो वहां से बिल्कुल एक समान नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल एक समान बनने के कारण इसको क्या कहा है हमने, इंसिजेंट वुंड, यानी कि चीरे वाला घाव। क्लियर? संक्रमण उपस्थित होगा क्या? समय कितना रहेगा? ठीक है। हमारे से पूछा जाता है कि क्लीन वुंड का मैनेजमेंट कैसे करोगे आप। मैनेजमेंट करने के लिए आप सबसे पहले करोगे क्लिपिंग। क्या करोगे? क्लिपिंग के बाद में करोगे शेविंग। शेविंग के बाद में करोगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के बाद में करोगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के बाद में आपको काम में लेना है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के बाद में आप लगाओगे इंसिजन। इंसिजन के बाद में निकलेगा खून। आप करोगे हीमोस्टेसिस। क्या करोगे? हीमोस्टेसिस का मतलब होता है रक्त स्त्राव को, रक्त स्त्राव को रोकना। 7वें के बाद में आपने काम कर लिया। काम करने के बाद में आप 8वें ऑप्शन पे आए, सूचर आपने लगाई, और 9वें नंबर पे वापस से आपने क्या लगा दिया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आपने लगा दिया। आपका काम हो गया खत्म। पूरे घाव के दौरान आप जितनी कोशिश कर सकते थे आपने वो कोशिश करी है इन्फेक्शन को कम से कम रखने की। चूंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हो तो संक्रमण होने की किसी प्रकार की कोई भी संभावना इसके अंदर नहीं है, इसीलिए क्लीन वुंड के अंदर संक्रमण अनुपस्थित होता है। क्लियर? सर्जरी के दौरान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे को सर्जरी कंप्लीट करना है ना। ऐसा नहीं कि रूमनेटोमी कर रहे हैं फिर ओनर चाय लेके आ गया और फिर बीच में चाय पीने लग गया, जानवर हमारा पड़ा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि जहां पर आपने इंसिजन लगाया है उस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो रुक गया है ना। ब्लड फ्लो रुकने के कारण वहां का टिश्यू डेड होने लग गया है। तो अगर ज्यादा टाइम लोगे तो उस केस के अंदर जब सूचर लगाओगे आप तो वो सूचर आपस में जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ब्लड फ्लो तो रुक गया, और सूचर को जोड़ने के लिए, त्वचा को जोड़ने के लिए आपको रक्त की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे को ऑपरेशन कंप्लीट कर लेना है। जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे, चाहे वो एब्सेस का हो, चाहे माइनर सर्जरी, चाहे मेजर सर्जरी, सभी के अंदर आपको ये सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो करने। चाहे सींग काटो, चाहे पूंछ काटो, कुछ भी। नॉर्मल रूप से अगर एब्सेस को भी ओपन करना है आपको, जैसे कई बार फोड़ा बन जाता है ना, उसके अंदर चीरा लगाते हैं, वहां पर भी फॉलो तो आपको यही करना है। लेकिन आपके पास में टाइम होता नहीं, आप टाइम देते नहीं। फोड़ा गया है, आपके पास में ब्लेड पड़ी हुई है, खट से ब्लेड डाली, पस को बाहर निकाल दिया आपने, है ना। मैंने कहा ना कुछ चीजें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती है क्विक से, वो यही चीजें हैं कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। ओनर नोट करेगा आपने कैंची से पहले बाल काटे हैं, उसके बाद में रेजर से शेविंग करी है, उसके बाद में साबुन से 3-4 बार धोया है, उसके बाद के अंदर एंटीसेप्टिक बीटाडीन, पोविडीन, डिटोल कुछ भी लगाया आपने, उसके बाद के अंदर एनेस्थीसिया लगाया है, फिर आपने, वो नोट करता है हर एक प्रोसीजर। आपकी इंजेक्शन लगाने के तरीके से वो ये जान लेगा कि आपको इंजेक्शन लगाना आता है कि नहीं आता, जानता है वो। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी भर देखे, पता नहीं आप जैसे कितने डॉक्टर देखे होंगे, लेकिन जहां पर अगर उसको अच्छा लगेगा ना वो आपको बुलाएगा जरूर दोबारा। उसको पता है कौन तो अच्छा काम करता है और कौन खराब काम करता है, दोनों को जानता है। और अगर अच्छा काम करोगे तो आपको केस जरूर मिलेंगे, याद रख लेना इस चीज को। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्लीन वुंड के अंदर क्या रहेगा? क्लिपिंग, कैंची की सहायता से बालों को काटना, शेविंग, रेजर की सहायता से बालों को काटना, साबुन से 3-4 बार रगड़ कर धोना, स्क्रबिंग, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में हीमोस्टेसिस। इंसिजन लगाओगे तो खून निकलेगा, खून को रोकने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? कैसे करेंगे इसकी बात अपन आगे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो काम आपको करना था वो आपने कर लिया, उसके बाद में जो घाव बनाया उसको बंद भी करना है। बंद करने के लिए क्या लगाओगे? और सूचर के बाद में वापस से कर लोगे। दिक्कत यहां तक? ठीक है। सेकंड नंबर पे जो घाव आता है उसको हम बोलते हैं कंटामिनेटेड वुंड। क्या बोलते हैं? कंटामिनेटेड वुंड की अगर बात करते हैं तो समय इसके अंदर रहता है 6 से 8 घंटे से कम। 1 घंटे से तो ज्यादा रहेगा और 6 से 8 घंटे से कम रहेगा। यहां पर अगर बात करते हैं संक्रमण की तो संक्रमण यहां पर उपस्थित होगा, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन वो नहीं होगा, टॉक्सिन्स यहां पर नहीं होंगे।
जीवाणु के द्वारा विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स का श्रावण किया जाता है ताकि वो खुद जीवित रह सके, और वो बेसिकली हमारे टिश्यूज को नुकसान करते हैं। दोनों ही चीजें यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, टाइम कितना माना है? 6 से 8 घंटे से कम। एक गाय है, वो गाय गई थी चरने के लिए, चरने के लिए चली गई, सुबह गई थी, उसको पता है अपने को शाम को आना है। दूसरे खेत के अंदर ज्यादा अच्छी घास दिखाई दे रही थी, घास देखने के चक्करों के अंदर लेकिन तार लगे हुए थे, फिर भी गाय ने सोचा नहीं खाएंगे तो बढ़िया खाएंगे वरना नहीं खाएंगे, रिस्क लिया, तार को कूद कर गई, तारों के द्वारा उसके नीचे की तरफ घाव हो गया। अब गाय ने सोचा बोले घाव तो होता रहेगा, पहले खाना तो खा ले। ओनर साथ था नहीं, गाय सुबह की गई हुई थी, घाव करवा ली 12 बजे, वापस लौट के आई दूध निकालने के टाइम पे 4 बजे। ठीक है, कौन सा घाव हो गया? कंटामिनेटेड। ना तो तार स्लाइस थे, ना वो जगह स्लाइस थी जहां पर घाव थे, कंटामिनेटेड वुंड होगा। लेकिन चूंकि 4 से 8 घंटे से अधिक समय हो चुका था, 6 से 8 घंटे तक समय हो चुका था, तो उस केस के अंदर त्वचा के जो किनारे हैं बेसिकली, वो किनारे हमारे कैसे हो गए हैं? डेड। कैसे हो गए? डेड। अब डेड टिश्यू को अगर ऊपर आप सूचर लगाने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, टिश्यू जुड़ेगा नहीं तो घाव ठीक होगा नहीं, और उस केस के अंदर फिर ओनर हमारे को वापस कहेगा डॉक्टर साहब घाव तो बढ़िया ही कहीं करा, यही बोलेगा। ठीक है, नॉर्मल रूप से अगर बात करें, मान लो ये 2 उंगलियां मेरी, यहां पर स्किन है, यहां पर स्किन है। ठीक है, दोनों उंगलियों को अगर मैं 1 साल तक ऐसे चिपका के रखूं और ऊपर से टेप बांध दूं, तो क्या ये उंगलियां जुड़ जाएंगी? क्यों? तो स्किन के अंदर भी तो ब्लड फ्लो है। एनाटॉमी पढ़ी अपन ने, हमने कहा है स्किन के 2 भाग, एपिडर्मिस और एपिडर्मिस में रक्त की आपूर्ति होती है क्या? नहीं होती। यानी कि एपिडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यू पाया जा रहा है वो डेड टिश्यू है। कैसा है? डेड टिश्यू। ठीक है, तो डेड टिश्यू को टच करेगा तो कभी भी उंगलियां जुड़ेगी नहीं। लेकिन अगर एक घाव इधर की तरफ इंसिजन किया जाए, दूसरा इंसिजन इधर की तरफ किया जाए, और टांके भी मत लगाओ आप, तो आप जस्ट दोनों को चिपका के ऊपर से टेप लगा के छोड़ दो तो उंगलियां जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब लाइव टिश्यू के कॉन्टेक्ट के अंदर आ रहा है। तो कंटामिनेटेड वुंड के अंदर अगर बात करते हैं तो कंटामिनेटेड वुंड के अंदर डेड टिश्यू रहता है, और डेड टिश्यू को आपको हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर डेड टिश्यू को नहीं हटाओगे तो उस केस के अंदर आपके सूचर लगाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। हमारे से पूछा जाता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? कंटामिनेटेड वुंड के मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली स्टेप आती है क्लीनिंग। आपको साफ करना है पहले वुंड को। साफ करने के लिए हमारे पास में ये सारी चीजें, 4 से 6 घंटे के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब खून वून निकलना तो पहले बंद हो गया होगा। आपकी वो टेंशन तो है नहीं कि हेमोस्टेसिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? घाव को साफ, पानी से अच्छी तरह साफ करना है। उसके अलावा घाव के किनारों के ऊपर शेविंग जो कुछ करना है, स्क्रबिंग करनी है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना है। उसके बाद में दूसरी स्टेप के ऊपर आते हैं जिसको बोलते हैं डेब्रिटमेंट। क्या बोलते हैं? डेब्रिटमेंट। डेब्रिटमेंट के अंदर करते क्या है हम? मृत उत्तक को काटकर हटाते हैं। मृत उत्तक को काटकर हटाना, ये क्या कहलाता है? डेब्रिटमेंट। ठीक है, घाव के जो किनारों को डेड टिश्यू है उन डेड टिश्यू को काटकर हटाना पड़ेगा, और काटकर हटाने के बाद में हम तीसरी स्टेप पे आएंगे। कौन सी वाली पे? सूचर पे। अब टांके लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्या लगाओगे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्लियर? कौन से वुंड का मैनेजमेंट है ये? सबसे पहले क्या करोगे? फिर और फिर और फिर मृत उत्तकों को काटकर हटाना क्या कहलाता है? दिक्कत यहां तक है क्या? क्या आगे बात करेंगे उसकी जब अपन क्यूरेट पढ़ेंगे, है ना, वहां पर बात करेंगे उसकी। अभी सिर्फ डेब्रिटमेंट। क्लियर? तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? इन्फेक्टेड वुंड। इन्फेक्टेड वुंड की अगर बात करते हैं तो इन्फेक्टेड वुंड के अंदर संक्रमण उपस्थित भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, और साथ ही साथ टॉक्सिन्स का श्रावण भी होगा। ये सारी की चीजें इस इन्फेक्टेड वुंड के अंदर प्रेजेंट होगी। समय की अगर बात करते हैं तो समय 6 से 8 घंटे से अधिक। क्लियर? ठीक है, अब इस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए? इस केस के अंदर हम साफ करेंगे,
साफ करने के बाद के अंदर इसके ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे। घाव को खुला रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से घाव के ऊपर टांके नहीं लगाते हैं? पहली बात कौन सी है? सूचर नहीं लगाते हैं। सूचर का मतलब टांके हैं, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली याद रखोगे, ठीक है। सूचर क्यों नहीं लगाने हैं? इन्फेक्शन हो गया है, टॉक्सिन्स बन गए हैं, टॉक्सिन्स बनने के बाद में जीवाणु का मल्टीप्लिकेशन या संख्या भी बढ़ गई है। अगर आप उस घाव के ऊपर सूचर लगा दोगे तो उस केस के अंदर संक्रमण अंदर का अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। और संक्रमण अगर बाहर नहीं आ पा रहा तो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर फैलेगा और वो कंडीशन हमारी ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी तो ये देनी है कि अगर आपको लगता है कि सूचर नहीं लगाने चाहिए तो आपको सूचर नहीं लगाने। मान लो फिर भी कंडीशन ऐसी हो जाए कि यार सूचर नहीं लगाएंगे तो वैसे मर जाएगा, उस केस के अंदर हमारे को सूचर लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सूचर नहीं लगाएंगे। लेकिन मान लो कंडीशन ये हो गई कि यार नहीं लगाएंगे तो वैसे मर जाएगा ये, उस केस के अंदर हमारे को क्या लगाने पड़ेंगे? सूचर। अगर सूचर लगा रहे हो, लगाना है तो आपको ड्रेनेज छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? ड्रेनेज छोड़ना है। ड्रेनेज मतलब समझो इसका, आपको लगाने थे सूचर, क्यों? क्योंकि अगर सूचर नहीं लगाते तो मर जाता। उस केस के अंदर मान लो ये घाव है, आपने सूचर लगा दिए यहां पर, 1 2 3 4 5, सारे के सारे घाव को बंद कर दिया। घाव को बंद करने के कारण संक्रमण अंदर की तरफ रह गया और वो इंटरनल ऑर्गन्स को इन्फेक्टेड करना शुरू कर दिया। आपने क्या किया? यहां से लास्ट वाली सूचर को छोड़ दिया। आप चाहते तो यहां पर लास्ट वाली सूचर लगा सकते थे, लेकिन आपने इस लास्ट वाली सूचर को छोड़ दिया, लगाया ही नहीं आपने। लगाने की वजह से घाव के अंदर कुछ स्पेस रह गया यहां पर। ये स्पेस क्या काम आएगा कि यहां पर जो संक्रमण है उस संक्रमण को ये बाहर निकालने का काम करेगा। घाव के अंदर की तरफ जो पस बनेगी उस पस को ये बाहर निकालेगा, जिसके कारण संक्रमण अंदर की तरफ ना जाकर बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो टांका आपने छोड़ा है, इस टांके को ही हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज। क्या छोड़ेंगे? ड्रेनेज। सूचर अगर लगा रहे हो तो उस केस के अंदर फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा वो सारा सिस्टम जो अपन ने क्लीन वुंड के अंदर किया है वो सारा का सारा यहाँ पर भी हमारे को करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कंटामिनेटेड वुंड के अंदर प्रोसीजर तो वही फॉलो करना है। एक्स्ट्रा हमारे पास में क्या है? डेब्रिडमेंट। चूंकि ये इन्फेक्टेड वुंड की श्रेणी के अंदर आ रहा है तो पता ही है जब वहां पर डेड टिश्यू बना है तो 6 से 8 घंटे बाद में यहाँ पर भी डेड टिश्यू बनेगा, तो डेब्रिडमेंट भी करना पड़ेगा, सूचर भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर सूचर लगा रहे हो तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रेनेज छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? प्रायोरिटी किसको दोगे? सूचर नहीं लगानी है, सूचर नहीं लगानी है। लेकिन अगर सूचर लगा रहे हो तो उस केस के अंदर ड्रेनेज छोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण संक्रमण बाहर की तरफ निकलता रहे। एंटीबायोटिक्स, हायर एंटीबायोटिक्स पे चलना पड़ेगा ताकि संक्रमण मिनिमम हो इसके अंदर और घाव जल्दी से जल्दी हमारा ठीक हो जाए। दिक्कत यहां तक? दिक्कत है क्या? कितने प्रकार के घाव क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत? सबसे पहला, फिर निम्न में से कौन से प्रकार के घाव में संक्रमण अनुपस्थित होता है? किसके अंदर संक्रमण उपस्थित होता है लेकिन टॉक्सिन्स नहीं बनते? और कौन से वुंड के अंदर सबसे ज्यादा संक्रमण होता है? इन्फेक्टेड वुंड के अंदर। क्लीन वुंड के अंदर अगर बात करते हैं तो अन्य नाम क्या क्या है? 0 आवर वुंड, सबसे पहले 0 आवर, फिर 0 आवर वुंड इसलिए कहा है क्योंकि आपने बनाया आपकी इच्छा अनुसार, आपने 2 बजे बनाया 2 बजे बन गया, आपने कहा 3 बजे बनाएंगे तो 3 बजे बन गया, इसीलिए कहा 0 आवर वुंड। चूंकि शल्य क्रिया के दौरान बनाया जा रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सर्जिकल। और चूंकि ये इंसिजन के द्वारा बनाया जाएगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्लिपिंग, फिर 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 रक्त स्त्राव को रोकना क्या कहलाता है? अगर बात करते हैं कंटामिनेटेड वुंड की तो टाइम कितना रहेगा? 6 से 8 घंटे तक या 6 से 8 घंटे से कम।
संक्रमण उपस्थित रहेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और टॉक्सिन्स का निर्माण भी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन और टॉक्सिन्स का निर्माण किसमें होगा? इन्फेक्टेड वुंड के अंदर होगा। क्योंकि यहाँ पर टाइम 6 से 8 घंटे तक का हो चुका है, तो मृत टिश्यू बन चुका होगा, और डेड टिश्यू को काटकर हटाना ही क्या कहलाएगा? डेब्रिटमेंट। यहाँ पर आपको क्लीनिंग करनी है, उसके बाद में सूचर एंटीसेप्टिक तो करना ही करना है हमारे को। अगर बात करते हैं इन्फेक्टेड वुंड की, तो संक्रमण यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, टॉक्सिन्स का निर्माण भी होगा। इन्फेक्टेड वुंड के अंदर सूचर नहीं लगाते हैं, इन्फेक्टेड वुंड के अंदर सूचर नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर सूचर लगाना पड़े तो हमारे को क्या छोड़ना है? ड्रेनेज छोड़ना। बाकी सारा प्रोसीजर वही वाला फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हम इन्फेक्शन को कम से कम करना चाह रहे हैं। किसको दिक्कत है यहां पर, ये बताओ? मल्टीप्लिकेशन यानी संख्या के अंदर वृद्धि, विभाजन करेगा, एक बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो क्या एक बैक्टीरिया रहेगा क्या? वो जैसे ही किसी सुटेबल होस्ट में जाएगा, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री या अर्धसूत्री? पढ़ा नहीं अभी, बचपन के अंदर पढ़ा होगा, भूल गए? चलो, कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री या अर्धसूत्री? सोच समझ के बोला करो एक तो तुम। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। पता ना आपको? उतारो पहले। आवाज नहीं आनी चाहिए। लो भाई, हिंदी भी लो। टॉक्सिन्स क्या है? वो विषैले पदार्थ जो बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उनको बोलते हैं टॉक्सिन्स, है ना? एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स दो प्रकार के होते हैं जो स्रावित किए जाते हैं। मेडिसिन पढ़ेंगे उस टाइम पे बात करेंगे।
लाइव वाले पूछ रहे हैं कि सर एलएचओ को फील्ड में ऑपरेशन करने की अथॉरिटी प्राप्त होती है क्या? अथॉरिटी तो आपको ट्रीटमेंट करने की भी नहीं है। अथॉरिटी तो आपको ट्रीटमेंट करने की भी नहीं है। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड कर सकते हो बस आप, लेकिन काम तो सारे होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो। सारे काम असली होते हैं, नकली कोई सही नहीं होता। सारे काम असली होते हैं, नकली कोई सही नहीं होता। सर देखो, एक तो है ना, आप अपने मन के अंदर ये निकाल दो कि हम छोटे डॉक्टर बड़ा, है ना। बेसिकली हमारी एक पोस्ट है, हमने 5 साल पढ़ाई करी, हमने डॉक्टर बन गए। आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, आप पहले से बन गए। ठीक है, तो 5 साल पढ़ाई करी है इसलिए डॉक्टर बने। ठीक है, इसलिए हम ऑथोराइज हैं कि भाई ठीक है पर्ची लिखें, आपका जो जॉब है वो आप करोगे, हमारा जॉब है वो हम करेंगे। ठीक है ना। अब इस चीज के अंदर आप ये सोचो कि नहीं साहब, हम पर्ची लिखी हुई के ऊपर अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हम छोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना जॉब चार्ट है सर ये। मेरे हॉस्पिटल के अंदर जब फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुई थी तो हमारे पास में कुछ नहीं था, ना तो एलएसए था, ना फोर्थ क्लास, कुछ भी नहीं। झाड़ू पोछा सब हम ही किया करते थे, और किया, और उसके अंदर कोई भी शर्म वाली बात है नहीं। तो अपने आप को ऐसे मत समझा करो कि छोटे हैं, डॉक्टर ऑर्डर देगा और हम फॉलो करेंगे। घर का काम तो करवा नहीं रहा है वो आपसे। आपसे ऐसे बोलेगा कि सब्जी वब्जी लेके पहुंचा देना रूम के ऊपर, ऐसे बोलेगा डॉक्टर आपका? नहीं बोलेगा। वो आपको बोलेगा डिपार्टमेंट का काम है, जो हमारा काम है करने का। वो नहीं बोलेगा तो भी हमारे को करना है। कौन सा क्लासिफिकेशन है ये? नेक्स्ट लिखो फिजिकल क्लासिफिकेशन। उतार तो उतार, आराम से उतार। एक्सटेंशन पूरी पढ़ने के बाद में भी बजिंग साउंड छोड़ी नहीं है आपने ना? लिखो सर बी नंबर पे फिजिकल क्लासिफिकेशन। हो गया, एक सेकंड तुम्हारा। वैकेंसी के बारे में राजेंद्र जी बोल के जाते हैं, आपको सुन लिया करो और यूट्यूब के ऊपर। पता ना वैकेंसी के बारे में कब आ रही है? लिख लिया? आ जाएगी रे, पहले कोर्स तो पूरा करो तुम। याद कितना है क्या तुम्हारे को? एनाटॉमी कंप्लीट है आपकी? एक्सटेंशन कंप्लीट है? 7 दिन के अंदर सर्जरी कंप्लीट है। बात इतनी है कि मेरे कंप्लीट कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी है, आपको याद कितना है? आप में से कौन है जो ऐसे बोल सकता है कि मेरे को पूरी एनाटॉमी याद है? बोल सकता है एक बंदा पूरी क्लास के अंदर से जो ये बोल सकता है कि मेरे को पूरी एनाटॉमी याद है? सिर्फ सिंगल बंदा। फिर तुम ये बोलते हो कि नहीं साहब, कोर्स कोर्स कोर्स, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। पहले याद करना शुरू करो, वैकेंसी आएगी ना उसके बाद में टाइम नहीं मिलना हमारे को वैसे भी।
हेडिंग डालोगे बी नंबर पे फिजिकल क्लासिफिकेशन। बी नंबर पे लिखोगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। लिखो इसके अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन। लिखो घाव दो प्रकार के होते हैं। सर ने हमारी ग्रुप चैट बंद करवा दी। अरे तुम फालतू मैसेज करते रहते हो ना, इसलिए मैं पढ़ना ही छोड़ दिया तुम्हारे मैसेज, है ना। लाइव वालों के लिए कह रहा हूं, ये इतने फालतू मैसेज करते हैं कि मैंने चैट देखना ही छोड़ दिया इनका। अभी आपस में करते रहते हैं और लिखते रहते हैं हम, ठीक है ना। लिखो इसके अंदर घाव दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लिखोगे ओपन वुंड, खुला घाव। सबसे पहले लिखोगे ओपन वुंड या खुला घाव। ओपन वुंड या खुला घाव, डिफाइन लिखो इसके अंदर। ओपन वुंड क्या होता है, लिखो। इसमें किसी प्रकार की चोट से, इसमें किसी भी प्रकार की चोट से, आप भी बुरे हो सर, थैंक यू। बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लिखो इसमें किसी भी प्रकार की चोट से, इसमें किसी भी प्रकार की चोट से त्वचा की निरंतरता या अन्य आवरण उत्तक, इसमें किसी भी प्रकार की चोट से त्वचा की निरंतरता, त्वचा की निरंतरता या अन्य आवरण उत्तक, इसमें किसी भी प्रकार की चोट से त्वचा की निरंतरता या अन्य आवरण उत्तक विभिन्न गहराई तक टूट जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की चोट से त्वचा की निरंतरता या अन्य आवरण उत्तक विभिन्न गहराई तक टूट जाते हैं। अन्य आवरण उत्तक विभिन्न गहराई तक टूट जाते हैं, ठीक है। त्वचा चूंकि शरीर के बाहर बाहर है, ठीक है, कुछ भी अगर डैमेज होगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो त्वचा की निरंतरता का टूट जाना तो क्या कहलाएगा, ओपन वुंड। अन्य आवरण उत्तकों की अगर बात करते हैं, सींग हो गया, केरेटिन का आवरण है। हमारे नाखून हो गए, ये भी केरेटिन का आवरण है। अगर इन आवरण उत्तकों भी को भी डैमेज होगा तो हमारे को दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे। इसीलिए लिखा है कि किसी भी, अब ऐसे तो है नहीं कि राज्य खुशी जा रहे थे नाखून उतर गया, किसी न किसी प्रकार की चोट लगेगी। रास्ते में जा रहे थे, नीचे देहली के ऊपर पैर टकरा गया और नाखून उतर गया, चोट तो लगी ना। इसीलिए वर्ड काम में लिया है कि किसी भी प्रकार की चोट से त्वचा की निरंतरता या अन्य आवरण उत्तक विभिन्न गहराई तक टूट जाएंगे तो उसे कौन सा घाव कहेंगे। हेडिंग डालो ओपन वुंड के प्रकार। टाइप्स ऑफ ओपन वुंड। और इसके अंदर सबसे पहले लिखोगे इंसिजन वुंड। सबसे पहला लिखोगे इंसिजन वुंड। इंसिजन वुंड, इंसिजन या चीरा किससे लगाते हैं, स्केलेबल ब्लेड से। देखो इधर, तेज धारदार उपकरण क्या क्या हो सकते हैं, स्केलेबल ब्लेड या चाकू, तेज धार वाला से बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से प्रकार के घाव में उत्तकों को सबसे कम नुकसान होता है, सबसे कम नुकसान। कौन से प्रकार का घाव है जिसमें घाव के किनारे बिल्कुल एक समान होते हैं,
एक समान। घाव के भरने की अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हीलिंग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा था कि इंसिजन वुंड किससे भरते हैं? फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग। किससे भरते हैं? हीलिंग से। इस प्रकार के घाव भरते हैं। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग होती क्या है, इसकी बात अपन घाव के प्रकार पढ़ने के बाद में कि घाव किस प्रकार से भरते हैं। फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड इंटेंशन, मिक्स्ड इंटेंशन, हीलिंग अंडर स्कार, है ना। ये अपना बाद में पढ़ेंगे कि घाव कैसे भरते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग से कौन से प्रकार के घाव भरते हैं? इंसिजन वुंड। इंसिजन वुंड बनाने के लिए आपको स्केलपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लो ये टिश्यू है, आपके हाथ में स्केलपल है, आप सीधा काटना चाहो तो भी ये दोनों बराबर कटेंगे, आप इधर उधर काटोगे तो भी ये दोनों बराबर कटेंगे। आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो क्या? कहीं से भी कटा फटा बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। इसीलिए कहा है कि घाव के किनारे क्या होते हैं? बिल्कुल एक समान। चूंकि आप कर रहे हो ये घाव, इसलिए उत्तकों को सबसे कम नुकसान भी होगा। क्यों? क्योंकि आप सर्जरी के दौरान बना रहे हो। ठीक है। और भरेंगे किससे? ये फर्स्ट इंटेंशन लिंक से। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा तेज धारदार उपकरण से कौन से घाव होते हैं? इंसिजन। कौन से प्रकार के उत्तकों में घाव के किनारे बिल्कुल एक समान होते हैं? कौन से प्रकार के घाव में सबसे कम नुकसान होता है? और फर्स्ट इंटेंशन लीनिंग कौन से प्रकार के घावों में होती है? दिक्कत यहां तक? ओपन वुंड डिफाइन, किसी भी प्रकार की चोट से त्वचा की निरंतरता या अन्य आवरण उत्तक का विभिन्न गहराई तक टूट जाना ओपन वुंड कहलाता है। खुला घाव। चाकू के आगे तेज चाकू लिखना, है ना। सब्जी काटने वाले से मत बना लेना तुम। बना के मेरे पास में आ जाओ, बोले सर इंसिजन वुंड बना नहीं। ऐसा नहीं करना हमारे को। लिखने में ध्यान दो सर। ये तो कर लेंगे अपन 12 बजे बाद में। मैनेजमेंट कैसे करोगे इसका? इंसिजन वुंड का मैनेजमेंट क्लीन वुंड की तरह। सबसे पहले क्लिपिंग, फिर शेविंग, स्क्रबिंग, एंटीसेप्टिक, उसके बाद में एनेस्थीसिया। इंसिजन पहले लगा ही रखा आपने, बाकी हीमोस्टेसिस वगैरह सारी सारी स्टेप्स फॉलो करनी है आपको। इसलिए मैनेजमेंट नहीं लिख रहे अपन यहां पर। सेकंड नंबर पे लिखो लेसरेटेड वुंड।
क्वेश्चन पूछा है कटीले तारों के द्वारा कौन से प्रकार के घाव बनते हैं? क्या आंसर दोगे? लिखने का टाइम देता हूं मैं तुम्हारे को, पता है ना, देता हूं मैं तुम्हारे को टाइम। कटीले तारों के द्वारा कौन से प्रकार के घाव बनते हैं? कौन से प्रकार के घाव है जिसमें घाव के किनारे एक समान नहीं होते? किनारे असमान या इरेगुलर होते हैं। कौन से होते हैं? लैसरेटेड वुंड। दो ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। लिखो आप, लैसरेटेड वुंड। कंटीले तारों के द्वारा बनते हैं घाव के किनारे असमान, इरेगुलर। कैसे करोगे ट्रीटमेंट इसका? क्या? हाँ वैसे ही। कैसे ट्रीटमेंट करोगे? कंटामिनेटेड वुंड की तरह। इन्फेक्टेड भी हो सकता है। टांके तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि अडर के अंदर बनते हैं सबसे ज्यादा। अगर खुला छोड़ दिया तो दिक्कत है हमारे को। ट्रीटमेंट के अंदर ध्यान इस चीज का रखना है कि घाव के किनारे कैसे हैं। तो घाव के किनारों को क्या बनाओगे ट्रीटमेंट के अंदर? एक समान बनाओगे और उसके बाद के अंदर क्या करोगे? सूचर, टांके लगाना। टांके लगाने के लिए वो सारा क्लीन वुंड वाला प्रोसीजर सारा का सारा फॉलो करना है। लिखो मैनेजमेंट। लिख लिया? देखो इधर तीन नाम आते हैं लेसरेटेड के बाद में। पहले नंबर पे पंक्चर वुंड, दूसरे नंबर पे पेनिट्रेटिंग और उसके बाद में परफोरेटिंग। ठीक है। आप जा रहे थे रास्ते से पोहे खाते खाते? नहीं, बेलपूरी खाते खाते। क्या खा रहे थे? ठीक है। दोस्त को नहीं खिलाई आपने? दोस्त ने देख लिया? दोस्त कोचिंग से निकल ही रहा था इतने में देख लिया कि बेलपूरी खा रहा है, अपने को फोन भी नहीं किया इसने। अब दोस्त को कुछ मिला नहीं, बदला तो लेना ही था। ऑफिस के अंदर गया, आलपिन ले लिया। क्या लिया? आलपिन। और जाते ही चुबो दिया आपके। बोले साले मेरे को नहीं खिला रहा तू बेलपूरी। बोलेगा दोस्त तो ऐसे होता है। ठीक है, कौन सा वुंड बन गया? पंक्चर वुंड। साइकिल की ट्यूब के अंदर पंचर होता है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा छेद। आलपिन घुस गई उंगली के अंदर तो भी कौन सा वुंड? पंक्चर वुंड। कील घुस गई तो पैर में पंक्चर वुंड। ठीक है। पंक्चर वुंड की अगर बात करते हैं तो पंक्चर वुंड के अंदर छेद इतना ज्यादा छोटा होगा कि अगर कोई इन्फेक्शन उसके अंदर गया भी होगा तो वो बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि छेद जो ऊपर की तरफ से ओपनिंग है वो ओपनिंग क्या है? बहुत ही छोटी है। ठीक है। धीरे धीरे वो पकाव लेगा, उसके बाद में मवाद बनेगी और मवाद बनने के बाद में वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
वही रास्ते से जा रहे थे, इस बार भी भेलपुरी खा रहे थे। पिछली बार का दोस्त का भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा तो भाई आलपिन चुबा गया था। इस बार दोस्त को ज्यादा गुस्सा आया और वो लेके आया चाकू। क्या लेकर आया? चाकू। और आते ही मार दिया पेट के अंदर चाकू। स्किन कटी, स्किन को क्रॉस किया, पेरिटोनियम को क्रॉस किया, और रास्ते के अंदर कोई भी विसरल ऑर्गन आया होगा उसको भी उसने क्रॉस किया। ज्यादातर पेट में मारेंगे तो इंटेस्टाइन ही आएगी, थोड़ा सा ऊपर मार देंगे तो स्टोमक भी आ जाएगा। ठीक है, दोस्त ने भी एनाटोमी पड़ी हुई थी कि ऊपर सीने पे मारेंगे तो रिप्स आ जाएगी, बीच के अंदर हार्ट तक तो पहुंचेगा नहीं, इसलिए कहां पर मारा? पेट के अंदर। कौन सा वुंड बना? यानी कि पेनेट्रेटिंग वुंड वो होगा जो शरीर की गुहा को बाह्य वातावरण से कनेक्ट करने का काम करेगा। तो चाकूबाजी जब होती है, जैसे तुम लड़ लेते हो ना कई बार, अब तुम तो क्या छोटे लेवल पे लड़ते हो, होती है ना कभी, है ना, तो उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जहां पर बड़े लेवल पे लड़ाई होती है वहां पर एक दूसरे को चाकू मार देते हैं। तो चाकू मारने के दौरान कौन से प्रकार के घाव बनते हैं? तो पेनेट्रेटिंग वुंड वो होंगे जहां पर शरीर की कोई ना कोई गुहा इन्वॉल्व जरूर होगी। ठीक है, कौन सा वुंड कहलाएगा? ठीक है, हॉस्पिटल गए, टांके वाके लगवाए, सारा सब कुछ, डॉक्टर बहुत अच्छा एंटीबायोटिक वगैरह दी, 10-15 दिन हो गए ठीक होने के अंदर। और उसके बाद में वापस से रास्ते से आ रहे थे, वही बेलपूरी खा रहे थे और फिर से दोस्त को भूल गए। दोस्त वहीं पे खड़ा इंतजार कर रहा था, उसको पता था 2 बार हो चुका है ऐसा, तीसरी बार भी करेगा, क्योंकि दोस्त को आपसे ज्यादा बेटर कोई भी नहीं जानता। इस बार वो लेके आया तलवार। क्या लेकर आया? तलवार। आते ही सीधी आर पार। कौन सा वुंड बन गया? तलवार कहीं से घुसी भी है तो पीछे से बाहर निकली भी है। ऐसा वुंड जिसके अंदर एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड दोनों होते हैं वो क्या कहलाता है? परफोरेटिंग वुंड। मान लो, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, मान लेते हैं गोली चला दी अगले ने, तलवार वलवार मिली नहीं, भरतपुर साइड का था, कट्टा वट्टा पड़ा हुआ था अपने पास में, है ना। देखो भरतपुर वाले खुश हो गए, बोले तारीफ कर रहे हैं सर हमारी, है ना। करौली धौलपुर वाले भी आते हैं उनके अंदर। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, अरे ऐसा कोई नहीं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप तो हो ना बहुत अच्छे बच्चे, पता है मेरे को, ऐसा कुछ जानते ही नहीं तुम तो। ये बंदूक की गोली अगर उसने चलाई और अगर गोली आर पार निकल गई तो कौन सा वुंड बनेगा? क्वेश्चन दो तरीके से, दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चाहिए 3 ऑप्शन तो ये है, पंक्चर वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड, परफोरेटिंग वुंड, और चौथा ऑप्शन दे रखा है गन शॉट वुंड। कौन सा वुंड? गन शॉट वुंड। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऐसा घाव है जिसके अंदर एंट्री वुंड तथा एग्जिट वुंड पाया जाता है? परफोरेटिंग वुंड। बंदूक की गोली से बनने वाला घाव कौन सा होता है? गन शॉट वुंड। ठीक है, बंदूक की गोली से भी एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड बनेगा। एंट्री वुंड के अंदर लिखेंगे अपन कि एंट्री वुंड की पहचान करते हैं जहां पर बाल जले हुए मिलेंगे, बारूद की गंध होगी और आकार उसका छोटा रहेगा। एग्जिट वुंड की अगर बात करते हैं तो ना तो बाल जले हुए मिलेंगे, ना इसकी बारूद की गंध होगी, और आकार कैसा होगा? बड़ा। एग्जिट वुंड और एंट्री वुंड बंदूक की गोली से भी है ना। लेकिन वहां पर स्पेसिफाई किया कि बंदूक की गोली, जहां पर आपने स्पेसिफाई कर दिया तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? गन शॉट वुंड की श्रेणी में आएगा। जहां पर आप हथियार मेंशन नहीं कर रहे हो वहां पर वो कौन सी श्रेणी में आएगा? कौन सा वुंड में? समझ में आई कि नहीं है? जहां पर कोई कैविटी इन्वॉल्व हो रही है तो पेनेट्रेटिंग, जहां पर कैविटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो, और जहां पर एग्जिट और एंट्री वुंड। क्लियर है? क्या लेकर जाओगे दोस्त के लिए? भेलपुरी। क्या लेकर जाओगे? नहीं मारेगा, अच्छा आदमी था वो। लिखो पंचर वुंड, लिखो पंचर वुंड, पंक्चर वुंड। लिखो छोटी कील आल्पिन, लिखो छोटी कील, हेडिंग डालोगे पंचर वुंड। पंक्चर वुंड, लिखो छोटी कील, आल्पिन, कांटा इत्यादि के द्वारा होते हैं, इत्यादि के द्वारा होते हैं। छोटी कील, आल्पिन, कांटा इत्यादि के द्वारा होते हैं, इत्यादि के द्वारा होते हैं। तथा, तथा घाव शरीर की गुहा तक नहीं पहुंचता है, तथा घाव शरीर की गुहा
तक नहीं पहुंचता है तथा घाव शरीर की गुहा तक नहीं पहुंचता है। शरीर की गुहा तक नहीं पहुंचता है। लेकिन 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 घाव की ओपनिंग छोटी होने के कारण लेकिन घाव की ओपनिंग छोटी होने के कारण घाव की ओपनिंग छोटी होने के कारण संक्रमण अंदर ही रह जाता है। लेकिन घाव की ओपनिंग छोटी होने के कारण संक्रमण अंदर ही रह जाता है। शरीर की घाव की ओपनिंग छोटी होने के कारण संक्रमण अंदर ही रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड। किससे होंगे? चाकू या लंबी कील, लिखो चाकू, लंबी कील, लंबी कील जैसे तीखे व नुकीले उपकरणों। चाकू, लंबी कील जैसे लंबे व नुकीले उपकरणों, नुकीले उपकरणों के द्वारा होते हैं, के द्वारा होते हैं, के द्वारा होते हैं। ठीक है, लिखो ये शरीर की गुहा को, शरीर की किसी गुहा को बाह्य सतह से जोड़कर गहराई तक संक्रमण करते हैं, गहराई तक संक्रमण करते हैं। ये शरीर की किसी गुहा को बाह्य सतह से जोड़कर गहराई तक संक्रमण करते हैं, यानी कि बॉडी कैविटी बाह्य वातावरण के संपर्क में आएगी, और बॉडी कैविटी अगर बाह्य वातावरण के संपर्क में आएगी इसका मतलब है कि बाह्य वातावरण का संक्रमण बॉडी कैविटी के अंदर जाएगा। ठीक है, दिक्कत यहां तक? एग्जाम्पल लिखो इसका। स्टैब वुंड, चाकूबाजी के दौरान। एग्जाम्पल लिखो स्टैब वुंड, STAB, स्टैब वुंड, ब्रैकेट में लिखोगे चाकूबाजी के दौरान, STAB, स्टैब वुंड, ब्रैकेट में लिखोगे चाकूबाजी के दौरान। ठीक है, अब मान लो एब्डोमिनल कैविटी या थोरेसिक कैविटी के अंदर मार दिया किसी ने चाकू, तो त्वचा को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, साथ में पेरिटोनियम को नुकसान हुआ। पेरिटोनियम में इन्फेक्शन होने की वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेशन का होना क्या कहलाता है? पेरिटोनाइटिस। ठीक है, अगर किसी प्रकार का संक्रमण पेरिटोनियम के अंदर हो गया तो इन्फ्लामेशन पेरिटोनियम के अंदर हो गया और संक्रमण के द्वारा पस का उत्पन्न किया जाएगा। क्या उत्पन्न करेगी? पस, मवाद बन जाएगी। उस केस के अंदर इसको बोलेंगे एम्फाइसीमा। क्या बोलेंगे? एक होता है एम्फाइमा और एक होता है एम्फाइसीमा। आगे बात करेंगे दोनों की। क्लियर? तीसरे नंबर पे लिखोगे परफोरेटिंग वुंड। नेक्स्ट इसके बाद में पांचवें नंबर पे परफोरेटिंग वुंड, परफोरेटिंग वुंड, परफोरेटिंग वुंड, परफोरेटिंग वुंड। लंबे नुकीले, बहुत लंबे, लंबे नहीं बहुत लंबे, बहुत लंबे नुकीले उपकरण,
बहुत लंबे नुकीले उपकरण, बहुत लंबे नुकीले उपकरण, ब्रैकेट में लिखो तलवार। बहुत लंबे नुकीले उपकरण, ब्रैकेट में लिखोगे तलवार, अथवा अथवा बंदूक की गोली से, अथवा बंदूक की गोली से, अथवा बंदूक की गोली से होते हैं। या तो तलवार से होंगे या फिर बंदूक की गोली से। नेक्स्ट लिखो, इसमें एंट्री वुंड तथा एग्जिट वुंड पाया जाता है। इसमें एंट्री वुंड तथा एग्जिट वुंड पाया जाता है। सर गोली अगर शरीर में ही रह गई तो कौन सा वुंड बनेगा? फिर वो पेनेट्रेटिंग की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अगर गोली आर पार नहीं हुई तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? पेनेट्रेटिंग वाली। इसमें एंट्री वुंड तथा एग्जिट वुंड पाए जाते हैं। ठीक है, दिक्कत? तथा तथा इन दोनों के बीच में आने वाले शरीर की गुहा के अंग, तथा इन दोनों के बीच में आने वाले, तथा इन दोनों के बीच में आने वाले, इन दोनों मतलब एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड, तथा इन दोनों के बीच में आने वाले शरीर की गुहा के अंग, शरीर की गुहा के अंग शरीर की गुहा के अंगों, अंगों करो, अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। शरीर की गुहा के अंगों को भी नुकसान पहुंचता है ना? तलवार मारी है और आर पार गई है, इसका मतलब है स्किन स्किन ही नहीं, तलवार के रास्ते के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आएंगे उन सबको डैमेज करती हुई जाएगी वो। गोली मारी है तो रास्ते के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन सबको डैमेज करती हुई जाएगी। ठीक है, स्पेसिफाई करें अगर अपन, मान लो अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर गन शॉट वुंड ऑप्शन के अंदर दे ही नहीं रखा, दे ही नहीं रखा, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि बंदूक की गोली से निम्न में से कौन से प्रकार का घाव बनता है? पहले नंबर पे पंक्चर है, दूसरे नंबर पे पेनिट्रेटिंग है और फिर उसके बाद में परफोरेटिंग है, और उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उस केस के अंदर क्या करके आओगे? परफोरेटिंग। क्यों? क्योंकि बंदूक की गोली से एंट्री वुंड तथा एग्जिट वुंड दोनों बनते हैं। क्लियर है? कुत्ता अगर आपको काट ले, मान लो आपको तो नहीं काटे, मेरे को काट ले, तो कौन से प्रकार का घाव बनेगा? बाइट वुंड। सही है, सही है। अच्छा, इनमें से अगर डिसाइड करना हो तो, कुत्ता आया, आप रास्ते से जा रहे थे, बेलपूरी खा रहे थे, कुत्ते के लिए कुछ नहीं लेके आए, कुत्ता आया धीरे धीरे से और दांत लगा के चला गया, तो कौन सा होगा? पंक्चर वुंड। कौन सा बनेगा? पंक्चर। दांत चुभा अंदर और वापस बाहर निकल गया, कौन सा वुंड? पंचर वुंड। कुत्ता आया इस बार, है ना, बहुत जोश जुनून से आया था, पकड़ा और मांस को ही निकाल के ले गया वहां से, हो गया, कौन सा वुंड कहलाएगा? कौन सा वुंड? पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग वुंड के लिए हमने कहा है कि शरीर की किसी गुहा का इन्वॉल्व होना जरूरी है। पैर के अंदर कौन सी कैविटी पाई जा रही है भाई? मिल रही है क्या कोई सी कैविटी? नहीं, उस केस के अंदर उसको मानेंगे बाइट वुंड। कौन सा मानेंगे? बाइट वुंड। ठीक है, मान लो कुत्ता आया और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ खाल को पकड़ा और फाड़ के चला गया, बस आपको खाल लटक गई इस तरीके से, अब कौन सी बन गया वो? लेसरेटेड वुंड। कौन सा? लेसरेटेड वुंड। तो कुत्ता अगर काटता है आपको तो कोई से भी प्रकार का घाव बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ बाइट वुंड के अंदर ही रखना है उसको, कि पशु के काटने से कौन से प्रकार का घाव बनता है, इतना याद रखोगे। हेडिंग डालोगे इसके बाद में, परफोरेटिंग के बाद में लिखो क्या हो गया। चलो हेडिंग डालोगे, क्या लिख रहे थे?
गन शॉट वुंड लिखना, गन शॉट वुंड।